mean value theorem, right? Or you can say the exercise number 5.14 and 5.15, right? ये दोनों के दोनों हैं हमारे पास। इसको पहले समझ लें एग्जैक्टली ये है एक्चुअल में क्या। मीन वैल्यू थ्योरम, जिसके लिए वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं मीन वैल्यू थ्योरम, वो बेसिकली डिफरेंशिएशन का एक एडवांटेज बताने की कोशिश की जा रही है, या कहिए उसका यूज़ बताने की कोशिश की जा रही है हैंड टू हैंड ही। और बाकी एक पूरा अपने आप में एक इसी से रिलेटेड चैप्टर और भी आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, AOD। अलग अलग राइटर का अलग अलग व्यू बेसिकली होता है, ठीक है। RS अग्रवाल उठाएंगे, NCERT उठाएंगे, तो ये दोनों की दोनों एक्सरसाइज जो अभी आपके सामने हैं मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम पुरानी किताबों में मीन वैल्यू थ्योरम लिखा होता था और उसी के अंदर ये दो एक्सरसाइज आप लोगों को मिल जाती थी। एक होती थी हमारे पास रोलिस थ्योरम और दूसरी होती थी लैग्रांजिस थ्योरम। अगर आप NCERT की बुक उठाएं या RS अग्रवाल की बुक लेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा यही दोनों की दोनों एक्सरसाइज AOD में। सो प्रैक्टिकली तो ये यूज़ बताने की कोशिश की जा रही है कि जो आपने अभी तक डिफरेंशिएशन सीखा है उसका पहला पर्पज़ क्या है, और उसके बाद जो उसके डिटेल पर्पसेस हैं वो पूरी एक अलग से एक्सरसाइज बनाती है। अब ऐसा राइटर ने क्यों किया, हम इस चक्कर में नहीं पढ़ते हैं। आप और सब्जेक्ट में भी देखेंगे कि अलग अलग राइटर की किताब उठाइए तो वो कोई चीज़ कहीं पढ़ा देता है, कोई चीज़ कहीं पढ़ा देता है। वो सबका अपना अपना व्यू होता है, मतलब वो उनका सोचने का तरीका सबका अलग अलग है और हम उसको नहीं देखते। हम ये बेसिकली ये देखते हैं कि टॉपिक क्या है। तो अब इम्पॉर्टेंट जो है वो सुन लीजिएगा, ये यूज़ है, यानी डिफरेंशियल का कोई मेथड नहीं आना है, कोई तरीका नहीं है। एक मेथड रह रहा है ITF वाला, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम, बस वो रह रहा है हमारा। वो ITF वाले चैप्टर के बाद होगा, ये मैं इसीलिए आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। और अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है रोलिस और लैग्रांजिस थ्योरम। इट इज़ ए पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मीन्स यूज और पर्पस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब चलते हैं हम मेन अपने पेज की तरफ। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि ये ईजीएस्ट एक्सरसाइज मानी जाती हैं, मतलब 10 मिनट इसके मानिए, सिर्फ 10 मिनट इसके मानिए, और आपको खुद को करने में मुश्किल से आधा घंटा ये और आधा घंटा ये लगने वाले हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन का जो सेक्शन हमारे पास है, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन का, वो 45 मार्क्स के आसपास आता है, आधी किताब। तो इसका मतलब ये है कि अब आप वो पढ़ने जा रहे हैं, वो शुरू हो रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बनेंगे। मीन्स लैग्रांजिस और रोलिस में से एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, और उसके बाद जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हैं उसमें से 10 से 12 नंबर का आपको मिलना शुरू हो जाएगा पोर्शन। तो कहने का मतलब जो अब तक आपने करा था वो था डिफरेंशिएशन को सीखना। आपने अभी तक जो है वो डिफरेंशिएशन को सीखा है कि हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। अब उसका यूज़ आ रहा है, तो इसका मतलब मार्क जो बनेंगे वो अब बनने शुरू होंगे। तो चलिए कम टू द पॉइंट, व्हाट एग्जैक्टली मीन वैल्यू थ्योरम। देखिए मीन वैल्यू थ्योरम का लॉजिक जहाँ से शुरू होता है, ये ना तो कोई टीचर समझाता है इस बात को, वो सीधा स्टेटमेंट पर आता है और रोलिस और लैग्रांजिस बताता हुआ चला जाता है। मेरी आदत है, मैं ये कहता हूँ हमेशा कि ये पता चल जाए भाई हम ये करने क्या जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ठीक है, मैं स्टेटमेंट बता दूंगा, अच्छे बच्चे कहेंगे चलो ठीक है आगे समझ में आ जाएगी बात। कॉमर्स वाले स्टूडेंट ये सोच लेते हैं चल यार हम इसकी डेप्थ में जा कर के क्या करेंगे, सर ने कराई हमने कर लिया एक्सरसाइज, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन नहीं, अभी हमने कंटिन्यूटी बोला, कंटिन्यूटी से डिफरेंशिएबिलिटी बना, डिफरेंशिएबिलिटी से डिफरेंशियल बना। तो कंटिन्यूटी मैंने बताया था हमेशा कोई ना कोई एक फंक्शन तो होता ही है f(x), और उसी का हम लोग डिफरेंशिएशन भी निकालते हैं। जब आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया था तो मैंने कहा था पूरे फंक्शन का एक स्मॉल पीस हम अलग करते हैं, जिसको हमने कहा था d/dx, स्मॉल पीस जो हमने निकाला था। ठीक है, अब हम क्या कहने जा रहे हैं वो सुनिएगा। मीन वैल्यू थ्योरम, वर्ड के मीनिंग से क्लियर हो रहा है, मीन वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, मिड वैल्यू, लेकिन किसकी, फंक्शन की। फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब ये तो चलता रहेगा फंक्शन, आप वैल्यू पुट करते रहे, ग्राफ चलता रहेगा चलता रहेगा। नहीं, वो आपसे ये कहना चाह रहा है
कि एक गिवन इंटरवल में, यानी गिवन इंटरवल का मतलब है आपको एक लिमिट बाउंड्री दी जाएगी लाइक दिस, x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b। इस गिवन लिमिट बाउंड्री में हमें निकालनी है मीन वैल्यू यानी कि मिड वैल्यू। अब ये तो ग्राफ कोई यूनिफॉर्म तो है नहीं कि आप यूनिफॉर्म होता तो हम लोग अप्लाई करते सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी मीन निकाल लेते, अर्थमेटिक मीन निकाल लेते। लेकिन फंक्शन को तो कोई फिक्स फ्लो है ही नहीं, ये ऊपर चला गया नॉन यूनिफॉर्म के लिए। क्लास 11th में बहुत जोर दिया था मैंने नॉन यूनिफॉर्मिटी की बात बताने को, और आपसे कहा था कि जब नॉन यूनिफॉर्मिटी की बात आएगी तो समझ लीजिएगा वहाँ पर डिफरेंशियल होता है। अब मुझे इसका इन ए और बी के बिटवीन मुझे बताना है मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू निकालने के लिए जो हमारा लॉजिक है डियर, वो ये लॉजिक होता है कि हम पहले पीक पर पहुंचते हैं जो रोलीज है एज पर द रोलीज थ्योरम। लिसन केयरफुली, रोलीज के रिस्पेक्ट में पहले आप बिल्कुल पीक पर पहुंचिए। पीक पर पहुंचने के बाद आप इन दोनों के बिटवीन पहले पीक वैल्यू निकाल लीजिए, पीक वैल्यू से एक वैल्यू निकाल लीजिए, और वो ये कहना चाहता है कि जो मीन निकलेगा वो जब हमारा पीक पहुंचा है तो उसके आसपास ही कहीं ना कहीं हमारी मिड वैल्यू होगी। यानी जैसे ये ग्राफ गया तो अब ग्राफ जो होगा, जो हमेशा बड़ी वैल्यूज होंगी और उनके आसपास ही उसका मीन निकलेगा कहीं ना कहीं, तो मिड वैल्यू कहीं ना कहीं इस तरफ लाई करेगी। अब उसके स्टेप्स क्या क्या होंगे, कैसे तो मैं यहाँ तक पहुँचूंगा मैक्सिमम वैल्यू तक, और कैसे मैं इसको फाइंड आउट करूँगा। ठीक है, तो ये जो मीन वैल्यू थ्योरम है इसमें रोलेज ने क्या कहा और लेग्रांजीज ने क्या कहा, कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता है कि ये रोलीज का है या लेग्रांजीज का है। या तो ये बाय नेम आते हैं, वैसे तो 99.9% ये बाय नेम आते हैं, और अगर बाय नेम नहीं आते तो अभी आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली ये है क्या। तो आइए, अब ये तो थी बात कि मिड वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं किसी भी फंक्शन की, और उसके दो मेथड हैं, रोलीज थ्योरम और लेग्रांजीज थ्योरम। रोलीज थ्योरम में क्या है ज़रा देखिएगा, बस अब अगले 5 मिनट में रोलीज खत्म हो जाएगा। What about the Rolle's theorem? If a function, हमने बोला fx is, अब ये 3 पॉइंट होंगे यहाँ हमारे। If a function fx is, आगे ये सुनिएगा, कंटिन्यूस, अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो, if a function is कंटिन्यूस, यू रह जाता है अक्सर इसका, है ना, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूस, ये इंग्लिश में भी बड़े कभी हम जब पढ़ा करते थे तो कंटिन्यूस की स्पेलिंग पूछा करते थे टीचर अक्सर, है ना, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तो कंटिन्यूस की स्पेलिंग पूछ ले करते थे। इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट क्लोज्ड इंटरवल, इस तरह से बताया जाएगा a, b, ये क्लोज्ड इंटरवल है। यानी कि अगर आपने ये प्रूव कर दिया जो भी वो फंक्शन देगा कि फंक्शन कंटिन्यूस है, तो ये पहला पॉइंट प्रूव हो गया रोलीज की तरफ चलने के लिए। सेकंड है डेरिवेबल एट ओपन इंटरवल। ओपन के लिए स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे, यानी आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी प्रूव करनी है, फिर आपको फंक्शन की डेरिवेबिलिटी प्रूव करनी है a, b के रिस्पेक्ट में। थर्ड पॉइंट, अगर आपने ये 2 पॉइंट प्रूव कर दिए तो तीसरा आप चेक करोगे एफ ए ऑलवेज इक्वल्स टू आएगा एफ बी के इक्वल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है रोलीज के लिए। क्यों? क्योंकि लेग्रांजीज में भी ऊपर के 2 पॉइंट फिक्स रहेंगे, ये पॉइंट बदलेगा तीसरा। तो अगर एफ ए इक्वल्स टू एफ बी आ जाए तो समझ लीजिए रोलीज तो है ही है। फिर एक सेंटेंस लिखा जाएगा, फौरन कहा जाएगा रोलीज वेरीफाइड, ये बोला जाएगा, हेंस ये सेंटेंस बोला जाएगा एटलीस्ट वन वैल्यू lie between a, b. Rule is verified, hence at least one value lie between a, b. ये हमारे पास है। ठीक है, वेरी गुड। क्या होगा उसके बाद?
वो ये कहना चाह रहा है रोलिस तो वेरीफाइड हो गई और कम से कम मुझे एक वैल्यू ज़रूर मिल जाएगी ए और बी के बिटवीन का मतलब है जो मीन वैल्यू होगी। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे वो देखिएगा। हम करेंगे एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड सी एंड सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन का फंक्शन दिया गया है उसका डिफरेंशियल करेंगे और जैसे ही डिफरेंशियल करेंगे उसे उसमें पुट करेंगे x की जगह c कांस्टेंट और फिर उसको 0 के इक्वल रख लेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे। जैसे ही c की वैल्यू निकालेंगे वो आप हमेशा देखोगे a और b के इनसाइड लाई करेगा, मिड में नहीं। क्या आप सोचोगे 2 और 4 है तो 3 आएगा, वो तो ग्राफ ऐसे है, एक फ्लो में है ग्राफ, तो उसमें तो आप कह नहीं सकते कि मिड में आ जाएगा कहीं, लेकिन वैल्यू लाई करेगी बिटवीन a एंड b के करीब लाई करेगी। अब इसके आगे के क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में अगर हम सुने और चलें, जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, अगर सर ने बोला है कि इस वीक हम ITF तक ख़त्म करेंगे तो ख़त्म होगा। हेडेक था मेरे, बालों में तेल लगाया हुआ है मैंने, तुम देखोगे, मालिश वालिश कराई, सो गया। और अब ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ये लेट नाइट समझ लीजिए कर रहा हूँ। यहाँ रिकॉर्डिंग आ जाता है लिखा हुआ, इसके नीचे टाइम आपको दिखाई दे जाए तो आपको दिख जाएगा कि सर कितने बजे की रिकॉर्डिंग करते हैं। तो वो जो मैंने फ्रेम बनाया हुआ है उस फ्रेम में टाइम नहीं आता है, नीचे कितने बजे रिकॉर्डिंग कर रहा है। सो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ उसको देखिएगा। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस, और आप देखेंगे NCERT लिखा है सभी पे लगभग, और ईयर में आए हुए क्वेश्चन लिखे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये लिखा है इन 1,4, ये आपके पास है। अब आप शुरू करेंगे क्वेश्चन को, पहले करेंगे कंटिन्यूटी प्रूफ, फिर करेंगे आप डेरिवेबल प्रूफ, फिर आप करेंगे एफ ए इक्वल्स टू एफ बी। कमाल की बात यह है कि जो ऊपर के 2 लाइनें हैं, जो ऊपर के 2 स्टेटमेंट हैं, वो एक ही लाइन में प्रूव होकर ख़त्म हो जाएगा। मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो है, जिसमें हमें कंटिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी प्रूव करनी है, वो एक ही बार में एक एक स्टेटमेंट पर आकर के ख़त्म हो जाएगा। कैसे ख़त्म होगा ये सुनते रहिएगा, आप मेरे सेंटेंस सुनिएगा, वो याद रखिएगा और वही लिखना भी है। पहला पॉइंट, एवरी पोलिनोमियल इज ऑलवेज कंटिन्यूस। Every polynomial is always continuous. Every polynomial is always derivable. तो प्रूव नहीं करना पड़ता, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी बना के दे दी गई है कि ये तो हमेशा होंगे, जैसे एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस एट ए गिवन इंटरवल। एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ऑलवेज डेरिवेबल एट ए गिवन। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको लिखना है इट इज ए पोलिनोमियल हैंस कंटिन्यूअस एट दिस, इट इज ए पोलिनोमियल हैंस इट इज डेरिवेबल फॉर दिस। यानी प्रूव नहीं करना आपको, जैसे हम पीछे करके आ रहा है कंटिन्यूटी या डेरिवेबिलिटी प्रूव करके आ रहा है, वो नहीं करनी है, सिर्फ स्टेटमेंट लिख देना है, नथिंग और कुछ नहीं करना है। तो मैं क्या लिखूंगा ज़रा देखिएगा। मैं लिखूंगा पहला पॉइंट, वेरी फर्स्ट, मैं लिखूंगा एवरी पोलिनोमियल इज कंटिन्यूअस एट, बस क्लोज ब्रैकेट का ख्याल रखिएगा। फिर मैं लिखूंगा एवरी पोलिनोमियल इज डेरिवेबल एट ओपन इंटरवल 1,4। लीजिए 2 पॉइंट प्रूव हो गए। तीसरा आपको प्रूव करना है एफ ए का मतलब 1 पुट करिए, एफ ए का मतलब 1 पुट करिए यहाँ, 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, तो ये आ गया 1 माइनस 5 प्लस 6, 1 स्क्वायर 1,4 ही है ना, ठीक है 1,4 ही है, मैं घबरा रहा था किसी। 6 प्लस 1 7 और 7 माइनस 5 2, ठीक। F4 अननेसेसरी, पता नहीं क्या क्या सोच रहा हूँ। 4 के लिए पुट कर लीजिए, 4 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 6, 16 माइनस 20 प्लस 6, 22 माइनस 20 कितना आ गया
2। क्या बन गया? F1 इज इक्वल्स टू F4, हैंस आप कहेंगे रोल इज वेरीफाइड, हैंस at least one value lie between 1,4। ये आप लाइन लिखेंगे, हर बार लिखना है इस तरह से। अब आप करेंगे पहले डिफरेंशियल एफ डैश एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का डिफरेंशियल कर दीजिए 2x माइनस 5। अब देखो डिफरेंशियल कितना आसान है। फिर आप लिखेंगे एफ डैश सी, जहाँ भी x है वहाँ लिख देंगे c, दैट इज इक्वल टू 0। c की वैल्यू आ गई 5/2। और आप और से अपने आप देख लीजिए, और ये लास्ट लाइन लिखेंगे, आप लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे 5/2 बिलोंग्स टू 1,4 आंसर, दैट्स इट। अब आप नज़र लगा करके देखिए सारे क्वेश्चन में, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखाई देंगे आपको, ठीक है, या आपको दिखाई दे रहे होंगे पॉलिनोमियल, एवरी लोगारिथमिक। ये भी बता दूं, लोगारिथमिक इज ऑलवेज कंटिन्यूस और डेरिवेबल। तो आप 1 to 10 क्वेश्चन दिए हैं डियर, कुछ करना नहीं है, कसम से कुछ भी नहीं करना है, सारे हो जाएंगे। आप अटकेंगे मैक्सिमम, मैं बता रहा हूँ, इसको हम प्रॉब्लम में ले लेंगे, जूम पर ले लेंगे, जब ऑनलाइन हम जाएंगे तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर हम ले लेंगे, आपसे बात कर लेंगे। और कंटिन्यूटी की भी प्रॉब्लम लेनी होगी, वो शायद हो गई थी अप्रॉक्सीमेट डिफरेंशिएबिलिटी की प्रॉब्लम और इसकी प्रॉब्लम, और साथ साथ अगले भी बता दूंगा लेग्रांजेस। आप सीधा तैयार करके रखें, जूम पर आकर के हम सीधी प्रॉब्लम ले लेंगे एक ही बार में, 40 मिनट्स में हिंट देता चला जाऊंगा और हमारा ये पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा रिलेटेड टू द लेग्रांजेस 10 मिनट की मुश्किल से वीडियो होगी और क्लास तब तक हो जाएगी। तो मैक्सिमम आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन द होल एक्सरसाइज। बस मैंने आपको बताया 8 में प्रॉब्लम आ जाए तो आ जाए, 9th आपको करना नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं करना है। अभी आप लोग देख लेना, मैंने ये एक्सरसाइज आपको फोटो इसका भेजा है या नहीं भेजा है, लेकिन मैं भेज देता हूँ PDF बना करके इसका। थैंक यू वेरी मच।